अच्छा भाई, अब्दुल गफ्फार भी आ गए हैं। एडमिट ऑल। अच्छा जी, थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा हाँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर थे। एक और एग्जांपल देखें आप। जैसे आप सपोज करें मेरे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो एक मेरा क्या है, जो है कार्ट में प्रोडक्ट्स डालना। ये मेरा एक इंटरफेस हो गया, ठीक है। ये मेरा एक यूनिट या एक मॉड्यूल हो गया। दूसरा मेरे पास क्या आ गया? दूसरा मेरे पास आ गया पेमेंट का जो मॉड्यूल है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि जब मैं पेमेंट किसके बेसिस पे हो रही है, जो प्रोडक्ट्स मेरे पास कार्ट में है, तो इनके दरमियान जो टेस्टिंग हो रही है ना, इन दोनों डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान, उसको भी हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लें कि जैसे हम जब भी कोई प्रोफाइल है आपकी, जैसे सपोज करें लिंक्डइन पे आपने अपनी कोई प्रोफाइल बनाई हुई है, और उस लिंक पे एक सेकंड में बच्चों को जरा और ऐड कर लूँ। अब आप सपोज करें कि मेरे पास एक लिंक्डइन की प्रोफाइल है। अब उसको अब उसका एक मॉड्यूल क्या हो गया, जो मेरी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। जब मैंने उसको मतलब जब मेरी क्रेडेंशियल्स सही से करेक्टली डल गई, तो वो फिर कौन से मॉड्यूल के साथ जाके ज्वाइन इन करेगा, कौन से उसके साथ जो मेरा करेक्ट प्रोफाइल पेज होगा, एंड द डिफरेंट एंड द होम पेज इज अटैच्ड टू माय प्रोफाइल। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूल्स डिफरेंट है। एक मॉड्यूल क्या है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स का है, और दूसरे कौन से मॉड्यूल्स है मेरे पास, मेरे जो पेजेस अटैच्ड है उस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ। तो उसमें होम पेज आ सकता है, फेवरेट्स की पेज आ सकता है, प्रोफाइल पेज आ सकता है। तो जब हम इनको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी एक तरह की इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है। मदिया है आप हमारे साथ? यस मिस। हाँ बस ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझ में आ गई। जब हम डिफरेंट तरह के यस। मॉड्यूल्स को आपस में टेस्ट करते हैं, तो वो बन जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, मैंने आपको एक एपीआई की एग्जांपल दे दी, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जांपल दे दी, और प्रोफाइल और यूजर लॉगिन क्रेडेंशियल्स की एग्जांपल दे दी। ठीक है, और भी हम देखेंगे, लेकिन खैर ये इस वाले लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी से बता रही हूँ, जितनी भी टेस्टिंग दी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ प्रोसेस मॉडल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर। जो आपकी असल टेस्टिंग जब आएगी ना, वो आएगी मिड टर्म के बाद। ठीक है, चलें। सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग किस चीज को कहा जाता है? सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली हमारे पास ये भी एक तरह की टेस्टिंग होती है, और ये होती है कंप्लीट सिस्टम पे जो हम टेस्टिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफाइड होती है उनको यूज करते हुए, जो कि बाय डिफॉल्ट तो वही बात हो गई कि हम जितनी भी टेस्टिंग कर रहे हैं सब यही है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इसमें दो टाइप्स होती हैं। उसको हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आपने अभी ये टर्मिनोलॉजीज पहले देखी है कि नहीं। शायद ये पहली दफा ही होगा। आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूं, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं जो जितना भी आप टेस्टिंग इंटरनली कर रहे होते हैं ना, जो कोडिंग जिसमें इन्वॉल्व होती है, वो बन जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसको कहते हैं? जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जितनी भी चीजें होंगी जो फ्रंट एंड पे हमें दिख रही होती हैं, वो सारी बन जाती हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो इसको फिलहाल बस यहीं तक ही देखना है। फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, लेक्चर खत्म नहीं हो रहा अभी, ये काफी पढ़ना है। चलें आगे चलें। ठीक है, समझ में आई? अच्छा जी, अब चलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हमने पहले शायद बीटा टेस्टिंग वगैरह के बारे में जिक्र किया था। कोई बताना चाहेगा ये क्या था बीटा टेस्टिंग? कोई पार्टिसिपेट करेगा? कोई है? आवाज आ रही है तुम लोग? मैं ही बता देती हूँ। और तो कोई है नहीं मुझे लग रहा। हाँ, सारे है सो तो रहे 26 हैं। पार्टिसिपेंट्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बस वो नहीं लॉग इन नहीं। करके ना चलेंगे, सब सोना है। चले भाई, कोई तो जवाब दे। बीटा टेस्टिंग क्या मिस था? आपने बताया था कि बीटा टेस्टिंग ये था कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम्म। एक ही हम एक बीटा वर्जन बनाते हैं। उसमें ये होता है कि वो हम एक लिमिटेड उसमें जो है यूजर्स का वो रखते हैं कि यूजर्स उनको यूज करें, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसको चेक करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है या यूजर्स ने कैसा फीडबैक दिया, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम न्यू वर्जन मतलब उसका अपडेटेड वर्जन हाँ बनाते हैं। शाबाश, ये सारा थी। सारा क्या आप है? यस। यस मिस। हाँ चलो, ये सही पहचान लिया मैंने। जबरदस्त। अच्छा, इरसा ने भी लिखा है प्रोडक्ट पब्लिक में प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाते हैं। शाबाश, कितना अच्छा लिखा है। यूजर्स यूज करके चेक करते हैं और फीडबैक देते हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा जब वो भाई चैट पढ़ रही है। इंटरफेस एपीआई बैग सब प्रॉपर है। क्या? ये किस सेंस में? हाँ, क्या मतलब हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या बात आ गई कि हम बेसिकली यूजर के एनवायरनमेंट में जब अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। ठीक है,
तो इसका एक और नाम क्या है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग is a quality assurance process that determines to what degree an application meets end users approval depending on the organization. Acceptance testing might take a form of beta testing हो गई, application testing, field testing. field से पता ही चल रहा है कि environment की बात हो रही है, या end user testing. ये सारे लफ्ज जो है वो इंटरचेंजेबली ही यूज होते हैं. शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो ये सिंपली आपका बीटा टेस्टिंग ही है. ठीक है, चलें. मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये टेस्टिंग वाला पार्ट जो है ना अभी इस मिड टर्म से पहले इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ आपको इन्फो इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक प्रोसेस मॉडल में इसका हिस्सा है, इसलिए बताना जरूरी है. ठीक है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिड टर्म के बाद होगी. अच्छा जी, अब हम जरा चलते हैं टास्क सेट की तरफ. टास्क सेट हमें क्या बताता है? टास्क सेट डिफाइंस द एक्चुअल वर्क टू बी डन to accomplish the objectives of a software engineering action. For example, elicitation. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी elicitation क्या है. क्या है elicitation? कौन बताएगा? मेरा नाम, हाँ बताओ. मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लास. हाँ एहसन, क्या चल रहा है बताओ. मेरी ऑडियो तो नहीं मिल रही ना. ऑडियो ऑडियो क्या? एनवायरनमेंट को देखकर सीखना. ये कौन है? मेहताब. शाबाश मेहताब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. अच्छा, और बताएं बताएं रिक्वायरमेंट्स. एलिसिटेशन क्या है? एहसन आप बताएं, आपकी आवाजें आ रही हैं. रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट. आगे जोर से बोलो. प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स. क्या बात है इरसा, का छा गए इरसा. इंफॉर्मेशन ज़ारा आप भी छा गए. जबरदस्त, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं. सब अल्लाह ने पीछे खोला. देखिए इसके इधर इधर भी लिखा हुआ है क्या है. लिटरली रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे वाली लाइन में. ठीक है, अच्छा जी आगे चलें. इट्स एन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन एक्टिविटी. अब देखें कम्युनिकेशन एक्टिविटी क्या, कौन सा पार्ट है ये? जब क्लाइंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहा है, आपस में बात कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब हमें नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो हेल्पफुल नहीं हो रही, तो हम फिर क्या करते हैं कि फिर हम दूसरे तरीकों से रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की कोशिश करते हैं. और उसका क्या तरीका है कि हम लोग फिजिकली जो है उस अपने क्लाइंट्स के ऑफिस में जाके बैठ के देखते हैं एंड वी सिंपली ऑब्जर्व. और उनका जितना भी प्रोसेस होता है, जो भी वो चीज अकम्प्लिश करते हैं अपने ऑफिस में, जो भी वो उनके जो भी टास्क वगैरह हैं, उनको हम सिंपली खामोशी से ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम उसमें से रिक्वायरमेंट्स निकाल के और फिर इवेंचुअली जो है अपने क्लाइंट से डिस्कस करके एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है, इसमें एलिसिटेशन खुद एक प्रॉपर समझ लें आप, एक पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं कि कितने मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं हमारे पास इन ऑर्डर टू जस्ट क्या कहते हैं, टू गैदर रिक्वायरमेंट्स. अच्छा जी आगे. The goal of requirements gathering is to understand what various stakeholders want from the software that is to be built. ठीक है, इसका objective वही है. For small, relatively simple project, the task set for requirement gathering might look like this. Make a list of stakeholders for the project. कौन कौन इसमें involved है, किसके लिए बनाना है. अब मेरे लिए, अब मुझे मैं एक लफ्ज बोलने वाली हूँ. मैं आई होप आपको पता होगा क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी. कोई बता सकते हैं टारगेट ऑडियंस क्या चीज़ है और उसका क्या रोल होता है व्हेन वी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर? कोई बताएगा टारगेट ऑडियंस का क्या रोल है? ऑडियंस जो होती है मिस, जो हमें मतलब जिसको हम गोल रखते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या वो करेंगे. शाबाश. देखिए ऐसे गायब थे लेकिन उनको पता है, बहुत अच्छी बात है. और ऐसा ने बिल्कुल सही चीज आइडेंटिफाई की है कि ये वो हैं जिनके जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो बात वही हो गई. क्या आपको लगता है कि अगर मैं एक गेम बनाना चाहती हूँ, एक थर्ड शूटिंग प्लेइंग गेम, तो उसमें मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगी? मुझे एज रेंज बता सकते हैं आप लोग? या चलो ये बता दें कि यंगस्टर्स होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, या मिडिल एज पीपल होंगे, कौन हो सकता है? टीनेजर्स. ठीक है ना, तो समझ में आई बात. क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के जो गेम्स होते हैं टारगेट वाले और इसके अंदर आपको जल्दी जल्दी एक्शन करना होता है, आपको लगता है सीनियर सिटीजन बहुत आसानी से ये कर लेंगे? नहीं. तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? यंगस्टर्स हैं. ठीक है, उनको देखते हुए मुझे अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करना पड़ेगा. तो रिक्वायरमेंट्स भी मुझे उसी लिहाज से क्या करनी होंगी, गैदर करनी होंगी. अच्छा, अब आगे चलते हैं. Invite all stakeholders to informal meeting. Ask each stakeholder to make a list of features and functions. अच्छा, अब यहाँ पे भी उन्होंने एक टेक्निक बताई है जिसमें वो बता रहे हैं कि आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, एलिसिटेशन कर सकते हैं कि क्या क्या आपने
आपने जो है स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, फिर उन सबको बोला कि जी आप अपने लिहाज से जो जो फीचर्स आप चाहते हैं वो आप लिख लें, और फिर हम डिस्कस करते हैं एंड बिल्ड अ फाइनल लिस्ट। फिर पूरी लिस्ट जब सबकी देख के बनाई गई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिस्कशन की, कि सबने मिल के डिस्कशन की। देखिए पहले क्या किया, पहले हमने सिंपली सबसे इनवाइट किया सबको, फिर सबको इस तरह इमेजिन करेंगे, सबको नोट बुक पकड़ा दिया, हम बोला कि भाई आप सब अपने लिहाज से रिक्वायरमेंट्स लिखें। क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? सबने अपने लिहाज से लिस्ट तैयार की, फिर उन सारी सबकी लिस्ट को कंबाइन किया गया। अब वो तो अच्छी खासी लंबी लिस्ट बन जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी। तो अब क्या करना है, अब डिस्कस करके बहुत सारी चीजें हटानी है और बहुत सारी चीजें रखनी है, फिर इवेंचुअली हमारे पास एक फिल्टर्ड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करना है रिक्वायरमेंट्स, फिर इवेंचुअली फिर आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। नोट एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम कोई सर्टेन फीचर्स रखना चाहते हैं। ये चीजें जी भी आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। For a larger, more complex software project, a different task set would be required. It might encompass the following work tasks. Make a list of stakeholders for the project, interview each stakeholder separately, determine overall wants and needs. खैर इसमें और भी थोड़ा सा वो कर दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल और भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके लिहाज से जो है डिफरेंट तरह के स्टेप्स हो सकते हैं। अभी हमने एक जो नॉर्मल एक प्रोजेक्ट जब बनाना चाहेंगे तो ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर हम कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो ये 12 स्टेप्स हैं हमारे पास। तो बस कुछ को देख लेते हैं। कंडक्ट मीटिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूस इनफॉर्मल यूजर सिनेरियोज एज पार्ट ऑफ ईच मीटिंग, सिनेरियोज बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूजर सिनेरियो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। build a revised list of stakeholder requirements, use a quality function deployment techniques वगैरह वगैरह। तो इसको बस एक नजर देख लेना। ठीक है, हो सकता मैं पूछ लूँ आपसे कि आप मुझे स्टेप्स बता दें कि एक सिंपल प्रोजेक्ट को अगर बनाना हो तो वो उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे होगी अचीवेबल, और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसमें हम क्या स्टेप्स कर सकते हैं। और हो सकता है या तो मैं इनका डिफरेंस पूछ लूँ आपसे। तो इसको इस लिहाज से बस एक दफा देख लेना। ठीक है, both these task sets achieve requirements gathering, but they are quite different in their depth and formality. दोनों में फर्क है। हमें खास सिर्फ स्टेप्स देख के अंदाजा हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है उनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें की हुई है, इसमें यूजर सिनेरियोज की कहानी आ जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, पैकेज रिक्वायरमेंट्स so that they can be delivered incrementally, नोट कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्या हो गया अकील, आपका नाम क्यों लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास? ठीक है, डॉट बना के चले गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सॉफ्टवेयर टीम चूजेस द टास्क सेट दैट विल अलाउ इट टू अचीव द गोल ऑफ एक्शन of each action, still may maintain quality and agility। देखिए ये लफ्ज जो एजिलिटी है ना, ये बार बार आ रहा है। इसका क्या मतलब है? एजाइल हो गया, एजिलिटी हो गया, कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसा कोई प्रोसेस मॉडल या ऐसी टेक्निक्स यूज करना चाहते हैं जो हमारे लिए क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो याद रखें ये लफ्ज। अब आगे चलता है। अच्छा भाई, अब आता है हमारा पहला प्रोसेस मॉडल, जिसको हम कहते हैं द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इज अ क्लासिकल मॉडल जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज होता है टू क्रिएट अ सिस्टम विद अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच। तो ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें डिफरेंट तरह के स्टेप्स हैं। कम्युनिकेशन है, इसमें प्रोजेक्ट इनिशिएशन शुरू होगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस होगा, फिर आपके पास जो है वो प्लानिंग आएगी। एक सेकंड, कुछ बच्चे आ रहे हैं, फंस गए बेचारे कहीं, कोई है? अच्छा जी, प्लानिंग होगी जिसमें स्केजुलिंग वगैरह आ जाती है। मॉडलिंग में आपके पास प्रोटोटाइप डिजाइन वगैरह आ जाता है। और उसके बाद आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन में आप कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग वगैरह, डिप्लॉयमेंट जो है वो आपके पास डिलीवरी, और फिर इवेंचुअली फीडबैक वगैरह लेंगे। ठीक है, स्टेप्स तो हमें पता चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक है ना, ये जो इसका ये आपको नजर आ रहा है कि ये नीचे की तरफ जाए क्योंकि वाटर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पानी जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, ऐसा ही है, इसीलिए इसको कहा गया है वाटरफॉल मॉडल। अच्छा जी, इन वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुली बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। तो इसकी खासियत क्या थी कि आप नेक्स्ट फेज से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि पहला फेज कंप्लीट ना हो जाए। कुछ केसेस में जैसे अगर हम जब एजिलिटी के ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप, अगर इसमें उसमें कोई इतनी रिजिडनेस नहीं है। मगर इधर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज रखी हुई है। This type of software development model is basically used for the project which is small and there are no uncertain requirements। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये अच्छा समझा जाता है
As it is static, this methodology is not suitable for projects where client or business requirements may change during development. अब देखें ये important part है, क्या चीज हम देख रहे हैं कि change जो है ना, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा, ये लफ्ज waterfall model change उसको अच्छा नहीं लगता. You cannot come up with a change in the middle of the development process and be like, oh हमें ये change करना है या इसको update कर दें या इस requirement को हटा दें. अच्छा जी, next आते हैं इसकी advantages पे. एडवांटेजेस हमें क्या चीज बता रही हैं? द मॉडल इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ही है ये. इट इज इजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल. ईच फेज हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड अ रिव्यू प्रोसेस. ठीक है भाई, हर स्टेप करते जाएंगे और उसको हम रिव्यू करते जाएंगे. अच्छा, इन दिस मॉडल फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम. फेजेस डू नॉट ओवरलैप. ठीक है, इसमें वही बात आ रही है, रिजिडनेस की ही बात आ रही है कि जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा यू कैन नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वाटरफॉल मॉडल्स वर्क वेल विद स्मॉलर प्रोजेक्ट्स. ठीक है. अच्छा, अब देखें, अब इस तरह की जो चीजें ना, आप ये सब आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो प्रोसेस मॉडल है इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है और ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है व्हेन इट कम्स टू दीज प्रोसेस मॉडल्स. ठीक है. अच्छा जी, और दूसरी चीज क्या है? स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड वेल अंडरस्टूड. छोटे प्रोजेक्ट्स हैं अगर आपके पास तो उनका डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स में काफी क्लैरिटी होती है, तो वो अच्छी तरह समझा जाता है. अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये, वंस एन एप्लीकेशन इज इन द टेस्टिंग स्टेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक एंड चेंज समथिंग दैट वाज नॉट वेल थॉट आउट इन द कॉन्सेप्ट स्टेज. अब मैं आपको एक लफ्ज बता रही हूँ, रिट्रैक. ठीक है, आप रिट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप पीछे चले जाएं और पीछे जाके कोई एडिशन कर दें किसी फेज में, तो ये चीज ये अलाउ नहीं करता. अच्छा जी, नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अंडर लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. थोड़ा टाइम लग जाता है. हाई अमाउंट्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है वाटरफॉल मॉडल में. नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स. आई होप आप लोग ने अभी जावा वगैरह पढ़ ली हो या नहीं पढ़ी. पढ़ी है? ऊप आई है तुम लोग की? ऊप है आईटी वालों की? यस मिस ऊप है. कब कब पढ़ लिया? मिस सेकंड सेमेस्टर में थी वो. सेकेंड सेमेस्टर में थी? चलो अच्छी Yes. बात है. ठीक है, तो ये देखा गया है कि ये वाटरफॉल मॉडल इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी नहीं समझी जाती. पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है. वो क्या होता है रिस्क? क्या था बताओ, क्या हो सकता है रिस्क? हमने ये डिस्कस किया था. रिस्क बहुत सारे तरीकों के आ सकते हैं. ठीक है, कुछ नोन रिस्क होते हैं, कुछ अननोन रिस्क होते हैं. जैसे हमने शायद एग्जांपल डिस्कस की थी कि आप एक चीज डेवलप कर रहे हैं, बीच में आपके हो सकते हैं डेवलपर जो हैं उनको अच्छी जॉब मिल गई, उसमें से 2 लोग निकल गए, तो अब क्या है, आप एक नया उसको ढूंढने, तो एक रिस्क है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं उसमें आपके जो डेवलपर्स थे वो निकल गए. अब नए बंदे को ढूंढो, उसको फिर दोबारा से ट्रेन करो, तो इसमें भी मसले आ जाते हैं. ठीक है, उसको हर चीज फ्रॉम स्क्रैच समझाई जाए. खैर, तो वाटरफॉल मॉडल में हमने क्या चीज देखी? पहली चीज हमने ये देखी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है. इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते. इट डज नॉट लाइक द वर्ड चेंज. ठीक है, और इसमें दूसरी चीज क्या है, उसमें रिट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक फेज जब तक कंप्लीट नहीं होगा यू कैन नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. और तो ये इसकी कहानी है वाटरफॉल मॉडल की. अब आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं कि एक और मॉडल है वी मॉडल. अब ये वी मॉडल जो है ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन से निकला है. और कहानी क्या होती है कि बेसिकली ये तो बहुत बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुका है ये वाला मॉडल, और पीपल डोंट यूज दिस एनीमोर. वाटरफॉल फिर भी आज के दौर में कुछ जगहों पे यूज किया जाता है वाटरफॉल मॉडल. मैं इसको ऑब्सोलीट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकती वाटरफॉल के लिए, लेकिन वी के लिए मैं कह सकती हूँ कि पीपल डोंट यूज दिस एनीमोर. अच्छा, अब इसमें खासियत क्या है कि इसको वी बोला गया है क्योंकि जो है द वी शेप्ड लाइफ साइकिल इज अ सीक्वेंशियल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस. ईच फेज मस्ट बी completed बिफोर द नेक्स्ट फेज begins. Testing of the product is planned in parallel with the corresponding phase of development in V model. ठीक है, इसको समझने के लिए इस पे आए जरा. अच्छा, अब देखें बात क्या है कि ये है इसका शेप, और इसको इस तरह एक्सपेक्ट किया गया है कि ये वी मॉडल है. अब देखें इसका क्या मतलब है कि मैम अगर हम रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग वही रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस हो गया. आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है कि देखें डिपेंड करता है. अब देखें आर्किटेक्चर से आप एक लफ्ज याद रखें, स्ट्रक्चर.
ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ, ठीक है, उसको बनाने का जो तरीका है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, डू यू थिंक इट विल बी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन? होगा सेम? डिफरेंस होगा ना दोनों में, बनाने के तरीके में? उसी को कहा गया है कि इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है ना, वो हर चीज का डिफरेंट होगा। जैसे वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ख्याल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रही हूँ तो मुझे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से ख्याल करना पड़ता है। किस तरह? iOS पे अगर ये यूज होगी तो उसका थोड़ी डेवलपमेंट थोड़ी अलग करनी पड़ेगी, अगर ये एंड्रॉयड पे यूज करनी पड़ेगी तो उसकी डेवलपमेंट में थोड़ा फर्क आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लें, जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब वेबसाइट्स जो हैं उनके लिए क्या जरूरी है, क्या वो ऑफलाइन मोड में चल सकती हैं? नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यही चीज को कहा गया है आर्किटेक्चर, कि जब जो चीज आप बिल्ड कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात आ रही है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन देखो तो, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशंस कुछ ऐसी बहुत सारी जो ऑफलाइन मोड में भी चलती हैं। ठीक है, जैसे आपका साउंड क्लाउड वगैरह आ गया, वो भले ही आप इंटरनेट से ना भी हो कनेक्टेड, यू कैन स्टिल प्ले योर सॉन्ग्स एंड व्हाट नॉट। ठीक है, इसी तरह कुछ गेम्स के साथ भी सीन है। इसी तरह नेटफ्लिक्स की भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो नेटफ्लिक्स जो हमें ये ऑप्शन देता है कि अगर आपने डाउनलोड की भी है तो आप ऑफलाइन भी उनको देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये कौन है? इर्सा बेचारी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम? उसके बाद क्या आता है? कंपोनेंट डिजाइन। कंपोनेंट डिजाइन में वही बात आ जाती है, इसमें प्रोटोटाइपिंग भी आ सकता है, इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। और फिर इवेंचुअली आप कोड जनरेशन करेंगे। ठीक है, कोड जनरेशन में क्या है, यू स्टार्ट डेवलपिंग द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि जब वंस दैट्स डन, अब टेस्टिंग, टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब टेस्टिंग में भी एक से ज्यादा जो फेजेस हैं उनमें टेस्टिंग हो रही है। अब कोड जनरेशन और कंपोनेंट डिजाइन में यूनिट टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, आपके पास कंपोनेंट डिजाइन और आर्किटेक्चरल डिजाइन में क्या टेस्टिंग हो सकती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सकती है। आर्किटेक्चरल डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में कौन सी टेस्टिंग हो सकती है? सिस्टम टेस्टिंग हो सकती है। और फिर इवेंचुअली रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकती है। तो ये सब जो है ना पैरेलल क्या हो रहे हैं, टेस्टिंग होती रहेगी इनकी। आप जैसे ही फेजेस बनाते चले जाएंगे उनमें कोई भी टेस्ट आप करते जाएं साथ साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज कंप्लीटली बनाई नहीं है और आप जबरदस्ती उस पर टेस्टिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, तो इसलिए इसको वी मॉडल कहा गया है और ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, पीपल डोंट यूज दिस एनीमोर। अब इसकी जरा एडवांटेजेस पे आते हैं, इसके एडवांटेज क्या थे। सिंपल था, आसान था इस्तेमाल करने के लिए। टेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, टेस्ट डिजाइनिंग हैपेंस वेल बिफोर कोडिंग। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हेंस हायर चांसेस ऑफ सक्सेस ओवर द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल से बेहतर समझा जाता था, लेकिन कुछ और मसले थे इसमें। प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग, दैट इज डिफेक्ट्स आर फाउंड एट अर्ली स्टेजेस। ठीक है, ये सारी अच्छी बातें कर रहे हैं इनके बारे में कि डिफेक्ट्स भी आप अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते थे वगैरह, क्योंकि आप डेवलपमेंट के दौरान ही क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे होते थे। Avoids the downward flow of the defects का छोड़ें। अच्छा, works well for small projects with requirements are easily understood। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि सिंपल था इस्तेमाल करना, वाटरफॉल से बेहतर समझा जाता था। एक अच्छा ऐसी बात ये थी कि डिफेक्ट्स जो थे वो अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ सकते थे, और ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा समझा जाता था। आगे अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये भी रिजिड था और लीस्ट फ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड की जब मैं बात कर रही हूँ मतलब यही कि वो आपको अलाउ नहीं कर रहा व्हेन इट कम्स टू चेंजेस वगैरह। If any changes happen in midway, then the test documents also with requirement documents has to be updated। अब बात क्या है कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी अच्छा नहीं समझ रहा कि जब चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस के लिए अब एक चीज और क्या हो रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी जो थे वो इसको मेंटेन रखते थे, अब उसमें भी इवेंचुअली क्या होगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो जब आप एक छोटे पर्सपेक्टिव पे सोचें, जैसे हो सकता है सेमेस्टर प्रोजेक्ट या कुछ है, तो शायद इतना बड़ा ना लगे। लेकिन जब एक बड़े स्केल पे कोई छोटा प्रोजेक्ट बन रहा है या कुछ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी काफी हैवी बनती है। तो वो फिर इवेंचुअली क्या है कि वो ओवरऑल पूरा का पूरा क्या होगा, अपडेट होगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। सॉफ्टवेयर इज डेवलप ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज, सो नो अर्ली प्रोटोटाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर प्रोड्यूस्ड। खैर ये बेसिक बात कर दी है, तो इसमें भी हमें क्या देखना है? पहली बात तो ये वी मॉडल जो है वो सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा से समझा जाता है, सिंपल टू यूज है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। दूसरी चीज ये कि वाटरफॉल से बेहतर समझा जाता था, अर्ली स्टेजेस में जो है वो डिफेक्ट्स जो थे वो आइडेंटिफाई हो सकते थे। डिसएडवांटेजेस में ये देखा गया ये भी बहुत रिजिड था
और चेंजेस जो था वो उसको प्रेफर नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी आगे। अच्छा अब एक काम करते हैं, बस इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब अब मैं खैर मैं मधिया से डिस्कस कर लूंगी कि कल की क्लास का क्या बनेगा, या कितने बजे हमें रखनी है कल की क्लास, क्योंकि वो जिस वक्त क्लास है, जिस जो क्लास का असल टाइम है उस वक्त मेरी पीएचडी की क्लास हो रही होती है, तो ये इसमें सारा क्रेडिट जो है वो सर मारूफ को जाता है। तो अभी हम इसका मैं देखती हूँ क्या बनता है, और फिर इंशाल्लाह जो है फिर मैं बताती हूँ फिर मधिया के थ्रू। मधिया हैं आप? Yes, Miss. ठीक है मधिया, मैं अभी आपको बता देती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो बस Oh, अभी हम यहीं okay. तक रखते हैं, और जो है फिर इंशाल्लाह ये वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, और Oh, 2 वीडियोस जाएंगी, एक पहली वाली वीडियो और एक अभी वाली वीडियो। ठीक है, और बाकी हम फिर इंशाल्लाह बाकी जो हमारी क्लास है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। oh. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज एवरीबॉडी। अब इसको खत्म कैसे करना है? स्टॉप रिकॉर्डिंग।